बीच में 3 4 दिन तक क्या हो रहा था ना कि ये सारे मेरे मैक्सिमम किताबें जो इधर उधर पड़ी है सारी इधर पड़ी थी होम टाउन। आज मैं होम टाउन इमारत में तो यहाँ पर जयपुर में उतना था नहीं मिलता। चलो। तो बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू वन थिंग प्रॉपरली। जो सारे नए स्टूडेंट है वो भी सुन लेना जो ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं है, बाकी ऑफिशियल्स को तो जो है ये मिल गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान से बोल रहा हूँ, या तो पेन से लिख लो क्योंकि मुझे नहीं पता ये पेपर ऐप में कहाँ पे पड़ा है। बट नेवरदलेस आप एक बार पेपर से लिख लो, बाकी ऑफिशियल वालों को तो पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि सर पूरा पढ़ना है क्या, पूरा पढ़ना है क्या। सबसे पहली बात, पूरे लॉ में आपकी यूजीसी नेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होती है पूरे यूजीसी नेट के पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन के अकेले वर्बल के केस लॉ, हायरार्की, केस लॉस के ईयर, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, टेरिटोरियल नेक्सेस, एफलिप्स इधर उधर के है ना। फिर अंदर का मैटर। तो ये पुराने वालों को तो पता होगा, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट एरिया बता रहा हूँ, जो अगर कोई मेजर मिस्टेक कर रहा हो तो तुम में से कोई। आर्टिकल 1 से लेके 11 तक लिखा है मैंने, सिंपल रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट। ठीक है, इसको आज छोटा सा 2 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। आर्टिकल 12 से लेके 24 समझ में, 1 से 11 मतलब क्या हो गया, सिटीजनशिप तक। 12 से 24 प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग विथ नोट्स, केस लॉज एंड डॉक्ट्राइन्स। 12 से 24 सबसे इंपॉर्टेंट। 25 से लेके 35 जो रिलीजियन वाला और ये सारा पार्ट है उसमें सिंपल बेयर एक्ट रीडिंग एक्सेप्ट आर्टिकल 32, जिसकी रीड्स जो है उसको विथ नोट्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है। देन आर्टिकल 36 से लेके 51A, एक्सेप्ट कैश फ्लोज ओनली डायरेक्ट रीडिंग। कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट रीड करना होता है। मतलब कुल मिला के 12 से 24 पे जो आपका एरिया है ना, वो बहुत अंदर से पढ़ना पड़ता है। जैसे स्टेट है, स्टेट में कम से कम 10 12 केस लो, 13 में डॉक्ट्राइन्स है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, एक्लिस का प्रिंसिपल, सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल। फिर 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों का मतलब क्या है। फिर 15 में सारा का सारा डेवलपमेंट अमेंडमेंट। 16 में फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कैरी फॉरवर्ड रूल, कौन सा स्टेट ऑफ मैसूर, सारे केस लो लाइन से एकदम। फिर 17 18 माइनर बचता है। फिर 19 में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है स्पीच और एक्सप्रेशन को। फिर 20 में बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। फिर इसलिए 24 तक। फिर देखो मैं पार्ट 5 बोल रहा हूँ डायरेक्टली अब, यूनियन। यूनियन में 52 से लेकर 78 प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग विथ नोट्स, केस लॉज, डायरेक्ट रीडिंग। ये है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। उसके बाद में 79 से 122, जो मेजरली लोग समझते हैं कि सर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़े, उसमें क्या करना है। आर्टिकल 79 से लेके 85 तक ठीक ठाक पढ़ना है। एंड फिर आगे है 101 से लेके 103, डिस्क्वालिफिकेशन को थोड़ा देखना होता है। 108 ज्वाइंट सिटिंग, 109 और 110 मनी बिल, और 123 ऑर्डिनेंस। दैट्स इट। फिर जुडिशरी, 123 के बाद जुडिशरी आ गया ना, वो प्रॉपर पढ़ना है। एंड जैसा ही जुडिशरी खत्म हो गया, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला एरिया खत्म होता है 151 तक। उसके बाद में कुछ भी नहीं है। आज जो अपन करेंगे वो मात्र 15% 20% है पूरे नेट का। 151 तक कंप्लीट होती है, 80% चीजें कवर जाती है। इसके बाद में सिर्फ आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, और जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और 352 से लेकर 360 तक जो कि आपकी इमरजेंसी है, उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। टाइमलाइन देखनी पड़ती है, ग्राउंड फॉर इमरजेंसी देखना पड़ता है, केस लॉस देखना पड़ता है। 245 से लेकर 255 तक डॉक्ट्राइन्स देखना पड़ता है, पिच एंड सब्सटेंस, टेरिटोरियल नेक्सेस, कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सारी चीज है ना। एंड इसके आगे फिर रूट लर्निंग, एक एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं, आप कई बार पूछते हो ना कि सर इंडेक्स कितनी पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन की। तो रूट लर्निंग में ऑल सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बार क्वेश्चन पूछा आपके, सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। सेकंड, शेड्यूल, मतलब ये बिल्कुल ऐसे मूड बना के बैठोगे ना, हाँ आज 3 घंटे रटना है, मतलब रटना ही है। फिर सारे के सारे सोर्सेज, सारे के सारे शेड्यूल्स, इंडेक्स फ्रॉम आर्टिकल 1 से लेके 151 प्रॉपरली। मैंने मेरी प्रॉपर याद थी, वो वाली याद रखना अच्छे से। और 151 मतलब इस यूनियन आ गया, स्टेट में 89 90 की टेक्निक डाल रखी है, वो देख ले बस। ठीक है। प्रोवाइडेड आर्टिकल 214 से लेकर 231 जहाँ पे हाई कोर्ट आपका, उसको लाइन से याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। फिर डायरेक्टली आपको इंडेक्स याद होनी चाहिए 245 से लेकर 255 तक, और 62 63 तक आपको सबको याद है, 262
इंटरस्टेट और 263 इंटरस्टेट काउंसिल, बस। और ये वाला कंसोलिडेट फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन 279 है, 280 और ये सब। फिर सीधा आपके इलेक्शन कमीशन याद होना चाहिए आपको, 324 से 329। फिर 338 से लेकर 342 ए, नेट का फेवरेट एरिया इंडेक्स का, बार बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ है वो सारा। इमरजेंसी 350 से लेकर 363 और 393 से लेकर 395 बी, क्योंकि वहां टाइटल दे रखा है, लोग जनरली वन पीस में समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने जस्ट आपके लिए बताई है ताकि आपको ये याद है। एक बार मुझे टाइप कर दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? टाइप कर दो जल्दी से, आपके लिए संडे को भी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ठीक है होगा। चलो वी विल स्टार्ट नाउ। मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगा। आज शायद गीता अपना एम आई यूज नहीं कर पाएगी, उन्होंने बोला था अपने क्लास से पहले। दैट्स फाइन। तानिया, दीपांकर, आकांक्षा, आज आपको आंसर करने पड़ेंगे क्योंकि काउंटर पार्ट में स्मृति नहीं है और गीता, तो आप आज आपका नंबर है मेजोरिटी आंसर्स करने। लास्ट लेक्चर वी वर डन विथ यूनियन पार्ट, है ना? मेजरली यूनियन हमने पूरा खत्म कर लिया था। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं पहले इंडेक्स को डील करूंगा और इसके इंडेक्स क्वेश्चन पूछूंगा। अनुभा, यू स्टार्ट विथ आर्टिकल 245 टू 255। पहले इंडेक्स बोलना है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अनम्यूट, ओके ओके। हेलो। यस यस सर, 245 से अपन का पार्ट 11 चालू हो जाता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर 245 में बताता है पावर्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टेरिटरी और लेजिस्लेचर। बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बताता है अपने यूनियन और मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में। तो 245 विथ रिस्पेक्ट टू टेरिटरी है, जिसमें बोला जाता है, सब इंडेक्स बताना है ना सर? हाँ, सिर्फ इंडेक्स बताना, आगे के डाउट में खुद पूछूंगा। 245 बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टेरिटरी। फिर 240 मेरे को वो नोट्स वाइज याद है, तो 248 आपका रेसिडेंट पावर है। 246 विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर है। 246 ए ये है जीएसटी है। फिर 247 आपका एडिशनल कोड्स हैं। और फिर 247 हो गया। फिर 249 नेशनल इंटरेस्ट है। फिर 250 इमरजेंसी है। 251 रिपग्नेंसी है। 252 कंसेंट है। 253 एग्रीमेंट ट्रीटीज वाला है। 253 और फिर 254 रिपग्नेंसी है वापस से। ओके। हाँ, फिर हो गया 255 तक। फिर 262 पार्लियामेंट वगैरह की जो पावर रहती है। 263 प्रेसिडेंट की पावर रहती है इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की। फाइन। अब मेरे को आंसर करो आकांक्षा, आप टेल मी वन थिंग, एडिशनल कोर्ट्स कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पर्टिकुलर स्टेट, किसके पास पावर है? ठीक है, गीता आपका करेक्ट है, पार्लियामेंट। ठीक है। अनुभव, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स कौन से है? आर्टिकल 245 का पर्टिकुलर कौन सा डॉक्ट्रिन है और 246 का कौन सा है? सर इसमें सर डॉक्ट्रीन है पहले तो, टेरिटोरियल नेक्सस है एक 245 का, जिसमें वो नेक्सस की बात करते हैं कि अगर सफिशिएंट नेक्सस रिलेशन होते हैं तो मतलब आप किसी भी जो उनके जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं होते हैं।
इसके बाद सेकंड है तो वो वाला कलरेबल लेजिस्लेशन वाला, व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, दैट यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली टू, ऐसे करके। ठीक है, फाइन। आज एक आंसर बताओ मेरे को सारे फटाफट। आंसर बताओ मेरे को। सिद्धार्थ आप बताना, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस किस कंट्री से इंस्पायर्ड है, कहां से है? ये आपके नेट का क्वेश्चन। जनरली अपन सोर्सेस पढ़ते हैं, ये आपके नेट का क्वेश्चन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा याद रखना प्रॉपरली, ठीक है? ठीक है सिद्धार्थ। ऑप्शन में यूके, यूएसए, कनाडा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, यूजीसी नेट 2016 के आसपास का क्वेश्चन है आपके। हाँ, फेडरल सिस्टम भी वो तो है ही है, ये जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ये नेट का। करेक्ट, 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 करेक्ट। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इफ यू पर्टिकुलरली सी आर्टिकल 245 टू 255, वहां पे दो जगह रेपुग्नेंसी दे के रखता है। जनरली हम पढ़ते हैं कि 248 में रेजुडियरी के पावर के बाद में 249 और 250 दोनों में वो सिचुएशन है जब लॉ बन सकता है स्टेट की सब्जेक्ट का। और फिर 251 में हम रेपुग्नेंसी की बात करते हैं कि सेंटर और इसमें रेपुग्नेंसी हो जाए तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा। फिर हम फिर से 255 और 253 की बात करते हैं। 252 कंसेंट से टू और मोर स्टेट्स की, और 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करने के लिए। बट 254 में फिर से रेपुग्नेंसी आती है। अब मेरे को ये बताओ, आपको क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये पूछ ले जाए, अंडर आर्टिकल 251 विच लॉ विल प्रिवेल, स्टेट मेड लॉ और पार्लियामेंट मेड लॉ? सेंटर वाला लॉ प्रिवेल करेगा, ये प्रिवेल करेगा, दोनों प्रिवेल करेंगे 251 में? सेंटर। सेंटर। देन व्हाट अबाउट 254? स्टेट करेगा अगर प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली गई हो तो। कौन से इसमें मेंशन्ड है एग्जैक्ट 254 में? होचेस्टर करके एक केस है। होइचेस फर्मा लिमिटेड, दोनों आपके नेट के क्वेश्चन है। और 254 में कहाँ मेंशन है? 254 1 2 3 कहाँ बोला है कि टू अगर में, परमिशन? 254 2 क्लॉज 2। क्लोज, सही है, क्लोज, ठीक है। करेक्ट है यार, एकदम करेक्ट आकांक्षा। रेंट एग्रीमेंट जैसे राजस्थान रेंट एग्रीमेंट है, वैसे ही बिल्कुल करेक्ट बात। अच्छा, मेरे को फटाफट ये बताओ, आपके जो नेट में भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस और कलरेबल लेजिस्लेशन, इनके एक एक केस लो कम से कम मेरे को बता दो। तो टेरिटोरियल नेक्सस का आरएमडीसी वर्सेस स्टेट। ठीक है, आरएमडीसी, बॉम्बे वर्सेज आरएमडीसी, ठीक है, हो गया, फुल कर लोगे। और डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस का? पिच एंड सब्सटेंस का क्या है, आपको तो पूछा हुआ है एग्जाम में। कलरेबल में कामेश्वर है और बालाजी है मैसूर। हम्म, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। कोई चीज का रेपुग्नेंसी आपने देख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब सीधा मेरे को ये बताओ, कीर्ति आई थिंक यू, आकांक्षा आप बताना मेरे को, आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहाँ मेंशन्ड है? अमेंडमेंट कौन सा ईयर है, किससे कौन सा आया है? आकांक्षा आप बताओ। सर 338 जो है वो एससी के लिए है, 338 एएससी एंड 338 बी है बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ईयर कौन सा है? 338 कौन सा इससे इंसर्ट हुआ है? अनुबंध 338 एससी, 338 एससी, 338 बी बैकवर्ड क्लासेस।
338B बैकवर्ड क्लासेस 102nd अमेंडमेंट। ईयर बता दिया आपने इसका। अरे वो आप ही बता दीजिए फिर इसका 338A और B का अमेंडमेंट ईयर कौन सा है और कौन सा अमेंडमेंट है? 338 SC, 338 B NST शेड्यूल ट्राइब, जो कि 83rd अमेंडमेंट से आया था, 2003 में शायद आया है, और 89 सॉरी 2003 में, और 102nd अमेंडमेंट से 338 B आया है, बैकवर्ड क्लास 102nd अमेंडमेंट। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, 102nd अमेंडमेंट से आया था, इसके अलावा और क्या इंसर्ट हुआ इस पर्टिकुलर पार्ट में 102 से? 441 बैकवर्ड क्लास का जो था वो शायद ऐड हुआ है। 342A भी हो गया ना, सोशल एंड हाँ, एजुकेशनल बैकवर्ड। 342A। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, हम 350 102nd की बात कर रहे हैं, तो 101 क्या है? GST ये 246A 279A वेरी गुड। ईयर कौन सा है? 2016। ठीक है, फाइन। अच्छा, आज मोहम्मद भी एब्सेंट है, स्मृति भी एब्सेंट है, हिमांशी। अच्छा, मोहम्मद आ गए क्या? नहीं है। ठीक है। नो, मुझे आकांक्षा, आपको याद है, इफ आई आस्क यू कि इमरजेंसी का टाइम पीरियड और ग्राउंड्स सारे मेंशन्ड याद है? एनीवन हु कैन टेल मी क्विकली इमरजेंसी का विथ इंडेक्स इन डेप्थ? ये रिवीजन चल रहा है, लेक्चर्स नहीं है, नहीं तो मैं तो पूरा पढ़ा दूं। ये तो आप खींचने का प्रयास है कि संडे को भी ऑफ नहीं देना, तो संडे को कौन पढ़ाता है? ये 1 घंटा सिर्फ वेस्टेज नहीं है, इससे पूरे दिन का एक वो रहता है कि हाँ पढ़ना है, एग्जाम पास। दीपांकर, आकांक्षा, गीता, तानिया, कोई मेरे को बता सकता है कि सर 352 में ये ग्राउंड्स है सर, 355 में ये है सर, 358 और 359 में ये है, 360 में ये है? सर ठीक है नो। सेक्शन 3 आर्टिकल हाँ 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। उसमें ग्राउंड है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये जो आर्म्ड रेबेलियन शब्द था वो ऐड उसको रिप्लेस किया गया था, इनिशियली इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। विच ईयर, और विच अमेंडमेंट? सर सर 44th है, पर ईयर मुझे याद नहीं हुआ है, 1978 शायद। 78 है भैया। इमरजेंसी आई ठीक। थी, उसके बाद में पहले बार इंदिरा गांधी यस चुनाव यस हारी थी यस 76 के बाद। यस सर, यस सर, यस सर। तो टेल मी व्हाट इज द वैलिडिटी? एक बार मैंने इमरजेंसी अनाउंस कर दी मान लो, जी तो अब उसके बाद में वो कब तक रहेगी? क्या करना पड़ेगा उसके आगे? सर, मतलब इट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट अंटिल द प्रेसिडेंट मेक्स अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट। मतलब मतलब सर 6 months तक रहेगी, और फिर जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं कर सकते तब तक वो रहेगी, मतलब रिवोक होगी। नहीं नहीं, मैंने इमरजेंसी अनाउंस कर दी, जी सर। कैबिनेट जो है उसने इन राइटिंग मेरे को दे दिया, फाइनली वो इमरजेंसी अनाउंस हो गई। उसके बाद में जी आज सर। अनाउंस की तो आज से 6 महीने तक रहेगी। सर अंटिल इट इज रिवोक तब तक रहती है। ये सर इसका मान लो आंसर 10 महीने हो है। गए। सर ये तो रहा है। सर इसका नहीं है, इसका कोई, इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो अपन पढ़ाई का। आ, ओके अनुभा, अब हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, आप कभी भी गलती मत कर देना, जो अनुभा ने लिखा है ना वो चीज आपको याद होना चाहिए। कभी भी जब इमरजेंसी अनाउंस होती है तो सोच के देखो, सिर्फ कैबिनेट के डिसीजन पे, ठीक है, पहले वो सिर्फ 1 मंथ तक ही रहती है, उसको फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है, और नेशनल इमरजेंसी के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी और चाहिए।
फिर वो 6 मंथ पे चलती है। आज की अनाउंस इसके 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है उसको, समझ रहे हो? उसके बाद में वो 6 महीने तक आगे चल सकती है। जबकि जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसका मेरे को फटाफट बताओ, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है स्टेट इमरजेंसी का? 3 year। देन 6 मंथ, देन 6 मंथ। हाँ अंकित, योर आंसर इज करेक्ट। 6 मंथ फ्रॉम डेट नहीं, कभी भी 6 मंथ कभी नहीं डेट से, 1 मंथ। और अच्छा, 1 month 6 months। स्टेट इमरजेंसी विदाउट अप्रूवल कब तक चल सकती है? 1 year। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो तो 1 ईयर की हो गई, हाँ। पर जैसे मैंने आज अनाउंस कर दी, 2 month 6 month देन मैक्सिमम 3 year। 2 मंथ 6 मंथ देन मैक्सिमम 3 ईयर, और 1 ईयर होते ही इलेक्शन कमीशन का। ये है सजा भाई। 2 मंथ तक फिर अप्रूवल, फिर 1 ईयर के बाद में जो इलेक्शन कमिश्नर वाला है वो, और उसके बाद में मैक्सिमम 3 ईयर। और अच्छा, फाइनेंस इमरजेंसी में क्या मेंशन है इसके बारे में? सिर्फ 2 month प्लस अप्रूवल। हाँ, 2 मंथ आज अप्रूवल लगा दो, फिर जब तक आपकी जेब में पैसे न हो सरकार के तब तक चलती रहेगी। ये सोल पर्पज आपकी अंडरस्टैंडिंग को, और आपके सर एक बारी शॉर्ट में बता दीजिए। अच्छा बिल्कुल बता देते हैं, एक बारी शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में ही सुनना, एकदम ज्यादा डेप्थ में मत जाना। जैसे जनरली क्या है, इमरजेंसी अनाउंस करनी है तो जैसे मान लो सबसे पहले अपन 350 को देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को कैसे बोलते हैं कि मान लो आज कब कैबिनेट की इन राइटिंग डिसीजन आ गया और वो इमरजेंसी अनाउंस हो गई। अब मेरे को ये बताओ, जब मान लो आर्टिकल 352 की इमरजेंसी है, सर 245 टू 55 का भी ओवरव्यू, ठीक है बिल्कुल दे देते हैं, 245 टू 255 का ओवरव्यू दे देते हैं आपको, भी दे दीजिएगा सर। ठीक है अविनाश, दे देता हूँ। मोटा मोटा आज 352 नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो गई। वो मतलब जैसे आज सिचुएशन है कि आज जरूरत है इमरजेंसी की, तो ऐसे थोड़ी है कि आज पहले जाओ पार्लियामेंट में अप्रूव करवाओ। अब पार्लियामेंट का सेशन कब बैठेगा, लोकसभा कब बैठेगी, वो फाइनल कब अप्रूवल होगा, उसके ऊपर नहीं रखते हैं कि एक बार तो ठीक है 1 मंथ तक नेशनल इमरजेंसी आप विदाउट अप्रूवल दे सकते हो, प्रोवाइडेड कैबिनेट की इन कंसेंट राइटिंग हो, इन राइटिंग। मतलब विदाउट अप्रूवल कब तक चल सकती है? मैक्सिमम 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी 352। उसके बाद उसको अप्रूवल चाहिए होता है कि भाई संसद से पास करवाओ इसको। अपोजिशन भी तो बैठा है वहां पे, उसकी भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना। कैबिनेट तो रूलिंग पार्टी का बैठता है, सारा मंत्री। तो फिर उसको अप्रूवल करवाते हैं, और उसके बाद में वो कितनी चलती है? 6 मंथ। पहली ओबी क्लियर 352। फिर है स्टेट। स्टेट इमरजेंसी में क्या बोला है भाई, 2 महीने तक का तो गवर्नर डिक्लेयर कर देगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ सरकार नहीं चल रही है या जरूरत है, तो गवर्नर वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। कितना? मैक्सिमम 2 मंथ। उसके बाद में क्या होगी? अप्रूवल। और अप्रूवल के बाद में कितना चल सकता है आगे? 6 मंथ। बट स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम अप्रूवल होने के बावजूद 3 ईयर से आगे नहीं जा सकती है स्टेट इमरजेंसी। ये हो गया सेकंड। क्या लिखा है? 1 मंथ बाद सेशन ना हो तो नहीं होगी नेशनल। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता 1 मंथ तक इमरजेंसी चल गई, नेशनल इमरजेंसी, आप संसद से उसको अप्रूव नहीं करवाए और वो आगे बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता। और ये सब क्यों बहुत जरूरी है ये सब? क्योंकि इसका चक्कर ये है कि अगर मान लो एक 1 ईयर लोकतंत्र है हमारा, इमरजेंसी में सारे राइट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, चीजें फंक्शन करना बंद कर जाती है। अब किसी को डिक्टेटरशिप चलाने हो, किसी को तानाशाही सरकार चलानी हो, वो क्या करेगा? इमरजेंसी अनाउंस कर देगा, ओपोजिशन को पकड़ के डाल दो जेल में। ठीक है, वो सब पता है कि भाई 21 डिस्टर्ब नहीं होगा, हीबियस कॉर्पस का तो राइट है ही। फिर भी इमरजेंसी के टाइम पे कोलैप्स हो जाता है पूरा सरकार। इसलिए मान लो वो विदाउट पार्लियामेंट से अप्रूव कराए अगर उसको आगे चला दे, तो फिर तो वो मनमेय वैसे सरकार बना ले। विदाउट इमरजेंसी अगर आपने इस बार के चुनावों में देखा होगा तो कितने सारी फेरबदल होती है। इस पे ईडी का छापा पड़ गया, इसको जेल में डाल दिया, उधर हेमंत सोरेन उड़ीसा से जेल में था, अरविंद केजरीवाल जेल में था, उधर किसी को चार्ज लगा दिया।
चाहे वो लो पे लगाए, बट वो रीजन है उसका पर्टिकुलरली, इसलिए वो चाहते हैं कि अब अप्रूव हो पार्लियामेंट। समझ गए? फिर स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ, और अप्रूवल के बाद में 6 मंथ, मैक्सिमम 3 ईयर। नहीं है, नहीं है नेशनल के। एंड देन लास्ट में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 6 मंथ के अंदर री अप्रूवल कराओ और ये सब, बट ये है कि 2 मंथ के 2 मंथ तक आप कर सकते हो विदाउट अप्रूवल फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बाद में अप्रूवल जारी है। पर अप्रूवल बाद में कितने दिन तक वो चलेगी वो कोई एज इन मेंशन नहीं है। ये है आपका इमरजेंसी। ठीक है गीता, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा आप। हालांकि ये टाइम फ्रेम बहुत कम चांस में पूछता है, बट जैसे कि हम इमरजेंसी पढ़ ही रहे हैं तो ये बात पता होना चाहिए। चलो ठीक। ग्राउंड्स पता होने चाहिए भाई, वो ओवर एक्सटेंशन इंटरनल वाला पता होना चाहिए। देन 255 की क्या ग्राउंड है वो पता होना चाहिए। अब मुझे क्विकली मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ज्यादातर तो नहीं, ठीक है। अनुभव आप ही बताओ एक बार, आर्टिकल 355 के कौन से ग्राउंड है, 358 के कौन से ग्राउंड है, और 359 के कौन से ग्राउंड है, और 358 में क्या डिलीट क्या डिस्पोज होता है, और 359 में कौन सा राइट जाता है? सर 355 में जो होता है वो यूनियन की ड्यूटी होती है प्रोटेक्ट करने की पीपल को ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। करेक्ट। हेलो। यस यस यस, प्लीज गो अहेड। 358 में फिर 358 में आर्टिकल 19 जो होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, बट उसका जो ग्राउंड होता है वो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन होता है। 359 में आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी राइट सस्पेंड हो जाते हैं, और इनका ग्राउंड होता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। बट आर्म्ड रिबेलियन अभी 44 से आया है, बट इसके पहले इंटरनल डिस्टरबेंस के थ्रू ये चीज होती थी, और उसमें 20 और 21 दोनों सस्पेंड कर दिए जाते थे। राइट, 20 और 21 दोनों सस्पेंड कर दिए जाते थे। फिर इंदिरा गांधी के हाँ। जब टाइम पे ये चीज हुई, फिर बीजेपी सरकार जब आई गठबंधन के साथ, तब ये पूरा सही किया कि भाई ऐसे किसी के जान से थोड़ी खेल लोगे। इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ था, मन में इसको पकड़ के डाल दो, सीबीएस कॉर्पस भी डिलीट हो गया था इमरजेंसी में। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 20 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 अगर मैं पकड़ के किसी को डाल दूं और उसको ठोक ठाक के ये बोल दे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, तीनों पावर तो 20 से मिल रही है ना। तो मैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन को डिस्टर्ब कर दूं इमरजेंसी के बाद में, तो किसी से कुछ भी उगलवा लो फिर तो, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। 2021 बहुत जरूरी है, चाहे वो इमरजेंसी क्यों ना हो। चलो ठीक है, काफी सेटिस्फाइंग आंसर। सिद्धार्थ, दिस इज योर थर्ड अटेम्प्ट। हाँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कल एक हमारी चीज छूट गई थी, बट दैट इज प्रिटी मोर इम्पोर्टेंट इफ यू कैन आंसर। कैन यू प्लीज टेल मी जस्ट द इंडेक्स ऑफ हाई कोर्ट 214 से 228 तक? वो रिपीटेडली पूछी जाती है एग्जाम, इफ यू रिमेम्बर। अगर याद नहीं है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि हमारा टाइम भी नहीं निकला। सर हाई कोर्ट का बताना है। जी, एक्चुअली मैं सिद्धार्थ को पूछ रहा था, बट आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है। एक मिनट। 21 आकांक्षा, ठीक है, आप बताइए आप बताइए। ठीक है, बोलो आकांक्षा। यस सर। सर 214 में हाई कोर्ट बताया गया है स्टेट्स के लिए, 215 हम्म, में हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है, 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हम्म, देन 2017 में आई थिंक अपॉइंटमेंट्स है जजेस की फॉर हम्म, हाई कोर्ट, देन 2018 याद नहीं आ रहा,
2019 में ओथ दी हुई है, 21 में 221 में सैलरीज दी हुई है, 225 में जुरिस्डिक्शन है, 226 में रेट्स के बारे में बताया गया है, 227 में वो सुपरिटेंडेंस वाला चीज है जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग होंगे, देन 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस वाला है। 228 में ट्रांसफर करेक्ट है एकदम। और वैसे जो 219, 220 और 221 है ना, ओथ, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस और सैलरी, उसको आप ORS के नाम से याद रख सकते हैं। ORS का घोल होता है ना, O से ओथ, R से रेस्ट्रिक्शन और S से सैलरी। तो ये 219, 220 और 221 ये तीनों ऐसे मैंने ORS के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, बार बार ऊपर नीचे। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोग तो क्या है ना, जैसे ठीक है, गीता, आकांक्षा, अनुभा, इनकी लगभग कॉम्पिटेंसी बन चुकी है। जिसने भी रेगुलरली ढंग से पढ़ाई की उनको लगभग हो चुका है। तो ठीक है, वही कर सकते हैं। अभी सब सब तो सब कुछ नहीं कर सकते, मतलब आई मीन दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई कैन डू फ्रॉम माय पार्ट। आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे एक बार क्विकली ये बताओ, आपके इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, सोर्सेज याद है आपको? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो डेमो वाले बच्चे हैं या जो सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, कुछ फील आ रहा है मतलब कि हाँ, ये अपन पीछे चल रहे हैं या अपन भी ठीक चल रहे हैं? कुछ ऐसे डेमो वाले बच्चे, भाई कोई व्यू तो दे दो थोड़ा बहुत, कि अपने को जरूरत है ज्यादा पढ़ने की या फिर अपना भी ठीक ठीक चल रहा है, अपन ने कर लिया है। अच्छा सिद्धार्थ, यू आर सेइंग डोंट रिमेम्बर। सिद्धार्थ याद कीजिए, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, इंडेक्स के बिना चीजें चलती नहीं है। कोई बात नहीं, वो अभी टाइम है, बट याद कर लीजिए। कुछ तो बोलो। विश्वद है, अंकित है, प्रिंस है, आर्यन है, कीर्ति है। आप लोग डेमो अटेंड कर रहे हो, क्या फील हो रहा है? मतलब वेदर यू आर फीलिंग कि यू आर डन ट्राइंग माय बेस्ट सर। सर रिपीट। आई वाज जस्ट आस्किंग कि आपको क्या फील हो रहा है, लाइक काफी अच्छा क्लास चल रहा है सर। हाँ वो तो ठीक है, मतलब आई एम आस्किंग कि आपको कैसे लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल, इफ यू आर टारगेटिंग री नेट, हाउ आर यू फीलिंग कि बाकी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनकी लगभग कॉम्पिटेंसी में आप हो, या फिर थोड़ा पीछे जा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये माहौल अलग है, ये ज्यादा बेटर माहौल है क्लास का, अफसोस हो रहा है कि बहुत लेट से ज्वाइन किए? अच्छा, रिवीजन हो जा रहा है सर, ठीक है सर। माई लेवल इज नॉट अप टू मार्क दी स्टूडेंट्स हियर। कोई नहीं भाई, आ जाओ, आपको मार्क करवा देंगे लेवल। पीछे है सर थोड़ा, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा मेरे। वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि तीन चार बच्चों ने ऐसे बोला कि आई हैव जस्ट रेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर, कि सर वन डाउट, जैसे मेरा फैमिली लॉ टोर्ट इनका रिकॉर्डेड लेक्चर्स पेंडिंग है, इसका फैमिली लॉ का और टोर्ट का पेंडिंग है देखना, तो अभी मैं डायरेक्ट नोट्स रेफर करूँ या वॉच करूँ लेक्चर्स? टोर्ट का मत देना कोई भी लेक्चर, सीधा याद करना नोट्स से। टोर्ट पढ़ रखा आपने क्लैट के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे। फैमिली लॉ में अगर थोड़ा बहुत फील हो तो स्टार्टिंग के दो, एक या दो लेक्चर देख लेना आकांक्षा, फिर है ना आपका टच आ जाएगा, फिर सीधा आप पढ़ सकते हो। चलो आ जाओ फटाफट कहते हैं। मैं कंट्री बोलूंगा, आपको जितना भी उसके बारे में पता है वो सारा आपको बोलना है। सबसे पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले मेरे को अनुभा ही बोलेगी, US कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिया गया है सारा बोलो। किससे सर? US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से सर फंडामेंटल राइट, हम्म, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, फिर हम्म, प्रियम्बल भी लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस लिया गया है, हम्म। फिर PIL लिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट जो आपको याद है, आर्टिकल 14 से क्या लिया है? आर्टिकल 14 में क्या था जो इक्वल यूएस के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन हाँ, ऑफ लॉज, यस।
ठीक है ठीक है। एक हमेशा देखा PIL काफी इंपॉर्टेंट, लोग जनरली PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूएस से। ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ आकांक्षा। आकांक्षा याद है आपको सोर्सेस पढ़ रखे हैं? तानिया आपको? सर काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद है? सर बहुत अच्छे से नहीं, पर ऑलमोस्ट ऑप्शंस देख के क्लिक हो जा रहे हैं क्वेश्चंस। आप कोई एक चीज का पूछेंगे तो आप शायद मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। अच्छा, क्या है ना, वो लगता है अपने को, बट ठीक है, इट्स फाइन। आकांक्षा, डू यू रिमेम्बर इफ आई से द कंट्री, आप उसका बता दोगे लगभग जितना याद है? सिद्धार्थ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, अपना एग्जाम है। तो वैसे ही ऑफिशियल बच्चों को टाइम नहीं था। यस सर। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बता दो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? सर यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रिट्स। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप बहुत सारे एक साथ याद कर दो, आंसर कर देते, है ना? हाँ, जैसे सिद्धार्थ, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बस उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऐसे लिखो कागज। अब पार्लियामेंट फॉर्म में क्या क्या होता है? कैबिनेट, PM, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव का प्रोसीजर पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे लिए हैं ब्रिटिश। तो बीच में पार्लियामेंट्री फॉर्म लिख के इधर से चालू किया करो, कैबिनेट, PM, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारा उसी का है ब्रिटिश का। ये ब्रिटिश ही तो रूल कर रहे थे अपने यहाँ। ओके 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 ओके, एक बात बोली, ये प्रीरोगेटिव रिट्स तो है ना, रिट्स ही समझो बस, वो थोड़ा सा ब्रिटिश वे में बोला गया है उसको। सर एक डाउट था। हाँ सर इस बार ना एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, मतलब वो कंपैरेटिव। यूके का ही था। उसमें सर ऑप्शन थे प्री एमिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, बाय कैमरा लेजिस्लेशन, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तो इसमें लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएगा, और हाँ बोलो बोलो। बाय कैमरल सर समझ आया, और हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आया, बट लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्री एमिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं समझ आए थे। तो इसमें प्री एमिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट तो है नहीं। हाँ नहीं, यही नहीं था, बाकी सारे थे, B C D आंसर था, हाँ, बाय कैमरा, करेक्ट है एकदम, कलेक्टिव और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट है एकदम। वो कैसे, एक बार बताओ समझा तो। देंगे? हाँ, बता दो। देखो, अपन ब्रिटिश को देखो, मैंने जैसे बोला ना आपको कि जैसे ही आप पार्लियामेंट्री फॉर्म लिखोगे ना बीच में, वैसे ही हम उसको याद भी करते हैं, और मैं उसी को वैसे ही करता था ब्रिटिश को। तो मैंने कैसे बोला, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म लिखूंगा, मैं एक बार ध्यान से सुनना, तो जैसे अपन ने या ब्रिटिश ने राज किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म में सबसे पहले बाय कैम, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, कैबिनेट और PM। एक मिनट पूरा बता रहा हूँ, सुनना। फिर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, उनके जो भी प्रिविलेज है, सिविल, क्रिमिनल, लाइबिलिटी, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जनरली जैसे आप यूएस को देखो, तो वह प्रेसिडेंट प्रीएमिनेंस में, यूएस में प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, PM नहीं होता ना वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में, यहाँ पे जो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है रियलिटी में। समझ रहे हो ये बात? अच्छा, PM वहां है। हाँ, मतलब कोर फीचर ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, गवर्नमेंट का। यूएसए का अगर आप देखो, PM है क्या वहां पे कोई? PM तो नहीं है ना यूएसए में, बराक ओबामा ये अभी सर जो है। प्रेसिडेंट है। हाँ,
तो ये कोर फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा थोड़ा सा ढंग से सुनते हैं ना लेक्चर्स के टाइम पे, उसमें मैंने ये, क्योंकि बाकायदा नोट्स में ये दे रखा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, ये देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म बीच में लिख के साइड में टिक मार कर रखे हैं सारे। वो बताने का इंटेंशन ये वही था कि, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी पकड़ होती है ना, उतने क्वेश्चन इंसान को ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है। अब ये कंपेरेटिव का हो गया एक तरह से, समझना, ये चीज कंपेरेटिव लॉ की भी एक पार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे जनरली अपन पढ़ते हैं कि कनाडा में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, यूएसए में क्या है, जर्मनी में कैसी सरकार है, बट मोटा मोटा आप वैसे नहीं समझ सकते हो डायरेक्ट, अगर आपकी अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन यूके में में पकड़। प्रेसिडेंट है ही नहीं। यूएसए में, यूके में सर सॉरी बोल रही सॉरी, हूँ कि प्रेसिडेंट है ही। वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हाँ गवर्नमेंट है ओके। ना। हाँ हाँ अपने पास दोनों है, जबकि इसलिए अपन क्या बोलते हैं, करेक्ट आपने थोड़ी देर करेक्ट। पहले यूएस में क्या बोला था कि प्रेसिडेंट का नाम लिया था ना आपने, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन, ड्यूटीज यस ऑफ वाइस यस प्रेसिडेंट। सर, मुझे लगा दोनों है यूके में, लाइक इंडिया। और क्या लिखा है, नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आता है उसका पेपर क्लियर। हाँ जी, मेरे हिसाब से पक्का। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अब तो लीगल वन ऑफिसर बन गए। मेरा ही फ्रेंड 3 बार नेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पकड़ है भयंकर। जोधपुर उसका सेंटर आता था, सुबह आँख साफ करके जाता था एग्जाम देने। मैथ्स का बैकग्राउंड का बच्चा था, पर जो कोर लॉ थे उनमें बहुत भयंकर पकड़ थी। पर आपको जीआरएफ निकालना है, नेट नहीं निकालना है। हाँ, प्रेसिडेंट की जगह क्वीन होती है, सही कह रही है गीता। कौन है क्वीन अभी? क्वीन कौन है वहां पे? उनके पुत्र का नाम क्या है? और फिर वो प्रिंस कौन सा है? उसने डिवोर्स लेके एक नॉर्मल लड़की से शादी की थी, फिर पहले वाली को छोड़ दी। प्रिंस चार्ल्स, क्या नाम है उसका? चार्ल्स। अ, और उसका वो लड़का चार्ल्स थर्ड, उसकी कोई फेमस लव स्टोरी है। पहले उसको राजघराने में शादी करवाते हैं, फिर वो फाइनली जिससे करना चाह रहा था उससे करवाते हैं। खैर ये तो सब हमारा काम तो नहीं है। सर काइंडली सेंड नोट्स व्हेन यू आर फ्री, ये कौन है भाई? काइंडली सेंड नोट्स व्हेन यू आर फ्री, ये मैसेज आप में से किसी ने किया है? या ऐप पे जाओ, मैंने किया है। ठीक है अंकित, आपको बता देता हूँ। नोट्स का फीचर ये है, ऐप जो विजन लो क्लासेस का ऐप है उस पे जाइए, उस पे 2-3 फ्री डेमो के नोट्स है वो देख लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे 2 बैच है, लक्ष्य बैच और अर्जुना बैच। उसको आप दोनों में से जो ठीक लगे उसको आप परचेज करोगे तो आपको सारा कंटेंट दिखेगा, कम से कम 150 फाइल्स है टोटल, एक एक चीज। और वो रेफर करके सारा आप कर पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, 1-2 क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं करेंगे। साथ साथ चलोगे तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल लूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं रैंडम पूछूंगा और मेरे को रैंडमली ही बताना। अच्छा, आपको कोई ऐसे बोले कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिखे हैं तो क्या बोलोगे? क्विकली बताना। यूएस। फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, बोलो। सही है। जर्मनी। जर्मनी। हाँ, सस्पेंशन ऑफ एक फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है, एक चीज है बट वो मैंने चाह के ही नहीं लिखी, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ क्या आ जाता है। जनरली लोग ऐसे बोलते हैं, और वो जी सब में करेक्ट ऑल्सो। आप अगर जो मेजर बुक रेफर करोगे ना यूपीएससी वाली, लक्ष्मीकांत वाली, वो उसमें प्रॉपर मतलब जनरली बोलते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से नहीं लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था वो इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से लिया। जनरली लोग ऐसे लिखवाते हैं कि इमरजेंसी जर्मनी से लिया, बट लक्ष्मीकांत को देखोगे तो ऐसा है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना मेरी कोचिंग से, तो मेरा एक फ्रेंड यूपीएससी का पता दिल्ली से, तो उसने मेरे को ऐसा याद हो गया। मे भी आपको पहले से पता हो, नोट नेसेसरी। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट लिया है और और जॉइंट सिटिंग लिया है और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया है। जॉइंट सिटिंग कहाँ पे मेंशन है आर्टिकल? 108। और क्या पता है जॉइंट सिटिंग के बारे में? 6 मंथ 6 वीक का उसका पीरियड होता है, नहीं वो तो उसका होता है। हाँ, हु डिसाइड्स ऑर्डिनेंस ओवर द जॉइंट जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग जो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होती है तो उसको कौन डिसाइड करता है? ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा। भाई बस अब दोनों हाउस बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा, और वहां पे उधर वो धनखड़ साहब आ रखे हैं और इधर से ओम बिरला आ रखे हैं, तो बिठाओ किसको? लोकसभा स्पीकर। फिर से मैं तो बता रही हूँ। अच्छा, एक दो क्वेश्चन है। अच्छा, मनी बिल के बारे में बताओ मेरे को फटाफट। अनुभव आप बता दो एक बार जल्दी से, जो भी आपको नॉलेज है। सर 109 में होता है मनी बिल, सिर्फ लोकसभा में पास होता है और 14 दिन का टाइम मिलता है राज्यसभा वालों को बताने के लिए इसमें कुछ करेक्शन, लेकिन वो किसी काम की हम्म। नहीं होती। लोकसभा को लेना होता तो लेते हैं, वरना हटा देते हैं। और एक प्रायर रिकमेंडेशन जरूर होती है उसमें प्रेसिडेंट की, दोनों में, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में। और मनी बिल में सारे मनी रिलेटेड चीजें होती है, कंसोलिडेटेड फंड, ये सारी चीजें होती हैं। कहाँ इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल? मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको ये बताओ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंशियल बिल प्लीज। ठीक है गीता, वो अभी और है टाइम थोड़ा सा, बता देंगे आप। तो ठीक है, नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे को एक दो सोर्सेस तो और बता दें। अच्छा, टीएसपी कहाँ से लिया है? आयरलैंड। भाई रशिया से नहीं लिया, अविनाश। आयरिश। और अभी एक बात और बता देता हूँ, जिसको ऐसा लगता नहीं कि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, एग्जाम में जाके मैं ऑप्शन देख के आंसर टिक कर दूंगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आने वाले वो जब कंट्री सारे एक साथ दिखते हैं ना, तो सारा हो जाता है गायब दिमाग से, स्पेशली इंडेक्स और ये चीजें। कितना ही याद हो, आरएमडीसी वर्सेस दिस और प्रफुल्ला कुमार वर्सेस दिस, और जब वहां पे दिखते हैं ना वो मैच द फॉलोइंग में, तो ऐसा लगता है कि यार इसके साथ कौन सा पड़ा था। ये होता है। इसलिए इस चीज पे तो कभी रिलाई मत करना कि ऑप्शन देख के वो चीज आती है जिसमें मतलब आपस में कोई कनेक्शन ना हो। ये चीजें ऐसे होती है जिनमें थोड़ा थोड़ा कनेक्शन होता है, सारे कंफ्यूजिंग जैसे लगते हैं एकदम। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली है? हैपनिंग इन जूरिस्प्रूडेंस होता है ना तानिया, तो जूरिस्प्रूडेंस का तो मेरा यूएसएसआर, लेक्चर देख लिया ना। सोवियत ठीक यूनियन। है। सर अच्छा, यूपीएससी कहाँ रैंडमली से अगर लिया है? क्या, यूपीएससी सर कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मानते हैं। अच्छा, आयरलैंड नहीं है उसका आंसर? नहीं, मेरी नॉलेज में आयरलैंड नहीं है, बाकी आई एम नॉट 100% श्योर। अगर किसी को आंसर पता हो तो बता सकते हो। वो मैंने चाह के नहीं लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला नोट्स में, क्योंकि जनरली ये चीज अपन पढ़ते नहीं है, और वो मैं खुद बच्चे, नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, वो कंफ्यूज रहता है कि सर ये कैसे है। टीपीएससी को वो किसी से कंफ्यूज हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए। अच्छा, जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। साउथ अफ्रीका? अमेंडमेंट। हाँ। तो अनुबा, आकांक्षा, गीता, आप प्लीज एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना, आप दोनों के बैलेंस को मत छोड़ना, पेपर और पेपर टू के, है ना। पेपर वन पिछली बार जितना सही हुआ था ना उतना सही करके आ जाना, मेजर ब्लंडर मत करके आना, क्योंकि इससे अभी अभी वो हो गया पूरा अंकित। बाद में पूछ लेना आपने कि वापस से पूछ लेंगे, है ना। मतलब मेजर ब्लंडर मत करके आना, जैसे मेजर ब्लंडर में आता है
एकदम से आई आई कार्ड भूल जाना, टाइम पे ना पहुंचना सेंटर पे, और एकदम भयंकर नर्वस हो जाना, ऐसी कोई चीज मत कर देना, है ना, क्योंकि क्लोज चीजों में थोड़ा रहता है। और पेपर वन में ऐसी कोई मिस्टेक मत कर देना कि सर मेरा कंप्यूटर वहां पे वर्क नहीं कर रहा था, है ना। और बहुत काम माइंड से जाना, टाइम पे जाना, बाकी तो कोई ज्यादा लोड नहीं है। बस थोड़ा बहुत तो देखो सबको होता है, मेरी तो इतना हो गया था कि मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाया था जेआरएफ वाले टाइम पे, वो नेचुरली पता नहीं क्यों होता था, पर वो होता था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है फिर एग्जाम दे दे। बट ऐसी कोई मेजर मेजर ब्लंडर मत कर देना कि सर मैंने पैसेज भूलना। सर पेपर वन में आरएम एंड कम्युनिकेशन के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया है। एक मिनट, आज के कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही लेंगे फटाफट, 5 मिनट में डाउट लेंगे कॉमन क्योंकि आपका एग्जाम है। सर कोई भी जो का है, सर पेपर वन में वेस्टेज मेथोडोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया है, वो भी देख लें। अच्छा, ये आकांक्षा इतनी जल्दी इतना सारा कैसे कवर कर लो। आकांक्षा आपका बैकग्राउंड मतलब 12th में क्या सब्जेक्ट थी आपकी? कॉमर्स। हाउ इज योर मैथ्स? रीजनिंग मैथ्स ठीक है? तब तो उससे बैलेंस कर लोगे आप पेपर वन। लास्ट जो कैंसल्ड पेपर था उसमें क्या स्कोर था आपका पेपर वन में? 48 अराउंड। चॉइस चॉइस क्वेश्चन सही थे ना? ठीक है, 50 तक, 50-55 के आसपास होने चाहिए पेपर वन टेस्ट। कल एक बार मुझे टाइप कर दो फटाफट, कल क्लास लेनी है रक्षाबंधन को? आई एम ओके, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज्यादा इतना नॉट सो गुड मैथ्स, बट ले लेना, ले लेना सर अनुदा, यस। इससे क्या आपका रूटीन बना रहेगा, मेन दिक्कत ये है कि आपका रूटीन नहीं टूटेगा एग्जाम के टाइम। जनरली मैं बताता हूँ आपको, मेरा बहुत एक्सपीरियंस होता है। जैसे कई बार क्या अपन ओवर स्मार्ट बनते हैं कि यार 1 घंटा मैं क्लास लूंगा, 1 घंटे में तो ये मैं पढ़ दूंगा। पर पता है आप वो 1 घंटे की वजह से पूरा रूटीन मेंटेन करके रखोगे दिन का। और जब जब वो नहीं लेते ना वो 1 घंटा, तो तुम्हारे 3-4 दिन बाद में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप ऐसे बैठे हो, हे भगवान क्या होगा, और उसमें ही आप ओवर थिंकिंग में ही निकालोगे 2-3 घंटे तो। ठीक है, ट्राई करेंगे गीता, वो तो टाइमिंग का तो, है ना। बट आई हैव प्रैक्टिस डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सही आता है सर, डीआई और इससे मेंटल है सर, कैन यू प्लीज गिव एन ओवरव्यू ऑफ कंपैरेटिव। अविनाश अभी नहीं है, अभी क्लास का टाइम पूरा हो चुका है, 7, 5:30 तक है। कल दे दूंगा ओवरव्यू पूरा बचा कुछ। वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उससे। हाँ हाँ, कल दे दूंगा। तो देखो मेरी नॉलेज में, so I am repeating of the class C in the constitution, in very first lecture of revision we dealt with, थोड़ा सा इंडेक्स हमने पढ़ा था, यूनियन 1 से लेके 4, फिर इंडेक्स पढ़ी, फिर अपन ने फंडामेंटल राइट्स डील किया, फिर मैंने आर्टिकल 12 के आपको केस लॉज बताए थे बहुत सारे, सीधा सीधा बहुत सारे याद है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रदीप विश्वास, बीसीसीआई, जे टेलीफिल्म्स, अरे याद है। फिर आर्टिकल 13 बताया था, एक्लीव सेवरेबिलिटी 13(1), 13(2), 13(3), लॉ एंड लॉ इन फोर्स 13(4), 24th अमेंडमेंट एक्ट से, फिर आर्टिकल 13 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोट ऑफ लॉ, दोनों का डिवीजन, फिर केस लॉ 15, फिर 16 के अमेंडमेंट, 15 के अमेंडमेंट, 17-18, ये सारी चीजें डील की थी। फिर हमने एक दिन रिवीजन में बचा कुछ डीपीएससी को पूरा सोल्व किया था, फिर हमने यूनियन पढ़ा था। आज चौथी क्लास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन। फिर हमने पूरा यूनियन पढ़ा था, प्रेसिडेंट और ये सब। उसके बाद में आज अपन ने बचा कुचा सारा समेट लिया। 4 ही क्लास हुई है मात्र, एक क्लास। मैं इंटेंशनली ये टाइम इसलिए सेव कर रहा हूँ कि आज तारीख हो गई कितनी, 18। आईपीसी का वो थोड़े बच्चों का है कि सर 2-3 लेक्चर में आईपीसी को एक बार कवर करवा दो, तो वो मेरे को करवाना पड़ेगा। प्लस इन्वायरमेंट का जो केस लो अनुभव ने बोला है वो भी थोड़ा ठीक ठाक बना के करना है उसको नोट्स। और उसके अलावा इंडेक्स बेस्ड रिवीजन में लेना चाहूंगा एक सबसे इम्पोर्टेंट, उस दिन मैं आऊं और उस दिन मैं बोलूं अब सुना दो इंडेक्स, पूरी सुनाओ, हिंदू लो पूरी सुनाओ, मुस्लिम लो, उसकी इंडेक्स सिर्फ। और उठा के देख लेना किसी भी पेपर को, आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर टाइम हो तो उठा के देख लेना किसी भी पेपर को नेट पे। 25 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे पूरे लॉ के पेपर में जो सिर्फ इंडेक्स से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कम से कम बता रहा हूँ 25 को। कैंसल पेपर को मार्क करके देख लेना, कल दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है अनुभव?
अच्छा वो मैं बता देता हूँ एक बार, शायद ज्यादा गलत नहीं है, हार्डली एक दो क्वेश्चन ही गलत थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट में। एक तो एक था, और वो अनुभव आप एक बार मेरे को ना टाइम निकाल के रात तक वो मैसेज कर देना, क्योंकि आपने सारे टेस्ट सोल्व कर रखे हैं ना, तो अच्छा वो आपको मैं आइडिया है। आज ही कर दूंगी। हाँ ठीक है, इतना ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्जाम मतलब है, ओपन है वहाँ पे पीएचडी की वैकेंसी, जो कोई भी पंजाब या आसपास से इंटरेस्टेड हो वहाँ भर देना, क्योंकि वैकेंसी बाद में नहीं आती है। कई बार बहुत लोग ऐसे करते हैं दिमाग वाले कि टाइम पे ले लेते हैं एडमिशन, फिर जेआरएफ चाहे बाद में हो जाए, क्योंकि वो सर ज्यादा उस बेटर वाले अप्रोच है। पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे? इसमें वही वाले में सर उसमें दो ही रॉन्ग थे, एक 1 का डी था और 30 क्वेश्चन का 93rd अमेंडमेंट था। बस इतना ही है ना? हाँ हाँ, और उस जो दूसरा वाला पेपर था उसमें सर 4 रॉन्ग थे। अच्छा, हाँ दूसरे वाले का भी पता है क्या आपको, कौन सा था? हाँ तो अभी सर, लिख हाँ लेते हैं। लिखा हुआ है सर। सर 92 का डी है, जिसमें 100 92 में क्वेश्चन डी। है ना, टोटल हाँ हाँ। 100 क्वेश्चन वाले में 92 का डी है, 62 का डी है, हम्म 47 का डी है, हम्म, 42 का भी डी है, ठीक है। और और 86 का भी डी है। 186 का भी डी है। और दूसरे वाले पेपर में 1 का आंसर क्या है? 1 का आंसर डी है, और 30 और का? 30th क्वेश्चन में डी, डी सारे ही ऑप्शन ऑप्शन में 91st अमेंडमेंट की जगह 93rd करना है बस। ओके, ठीक, थैंक यू सर। चलो ओके। क्विज पेपर सर, भाई वो अंकित वो सारा टेस्ट पेपर ऐप पे है अपलोड, है ना? आप, मैं भी बता रहा हूँ सारा ऐप पे है वो, ऑफिशियल स्टूडेंट्स है ये सारे। तो वहाँ का सर, ये टोर्ट से भी काफी केसेस थे। हाँ टोर्ट से थे, टोर्ट से काफी केसेस थे, और टोर्ट का एक एक केस लो जो मैंने लिखाया तो वो आया था इस बार। मेजर केस लो मैंने पेपर में दिखे थे जो नोट्स में डाल रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो। राखी की सेलिब्रेट करो, और राखी बंधवा के आ जाना, रक्षा करना अपने पेपर की, जो कि आपका 30 अगस्त का है। गुड बाय, टेक केयर। सर प्लीज अपलोड स्टडीज क्लास ऑन यूट्यूब, बिकॉज मेरा कल का स्किप हो गया था अविनाश। ठीक है, कर देंगे।